ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, हमारे टॉपिक चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके अंदर हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर चुके थे कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ बनाती है। उसके साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो कि एनपीओ से डील करते वक्त हमें क्लियर होनी ज़रूरी है। जो भी हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे इसका डिस्कस, उसमें ये टर्म्स आपकी स्पेसिफिकली यूज़ होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी है सब्सक्रिप्शन, जिसको हिंदी में चंदा कहा जाता है। क्या होता है ये चंदा? ये बेटा ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ का। मतलब जो ये गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, इनकी मेन कमाई, मेन इनकम जो आती है वो उनको इस सोर्स से आती है, जो इनके मेंबर्स इनको समय समय पर सब्सक्रिप्शन देते रहते हैं। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। किस तरफ लिखा हुआ मिलेगा? डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कहाँ पे लिखा मिलेगा? रिसीप्ट और पेमेंट के डेबिट में ये शो किया होगा, क्योंकि एक प्राप्ति है जो इस संस्था ने प्राप्त की है। ये एक रिसीप्ट है, इसलिए रिसीप्ट और पेमेंट में रिसीप्ट साइड पे लिखा हुआ मिलेगा। और इसमें से फिर आपने क्या करना है, उस रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में से उसको देख के आपने इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो आपने छांटना होता है कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर जो भी प्राप्ति होगी उसको दो भागों में बांटना होता है। एक तो रेवेन्यू नेचर की अलग कर लेते हैं आप, कैपिटल नेचर की अलग कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हर तरह की प्राप्ति है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है चाहे वो कैपिटल नेचर की है। उसमें से आपने उसको दो भागों में बांट लेना है। रेवेन्यू नेचर वाली अलग कर लेनी है। रेवेन्यू नेचर मतलब आयगत प्राप्ति, जो संस्था को लगातार प्राप्त होती रहती है, नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है। जबकि दूसरी है कैपिटल रिसीप्ट, जिसको पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। तो जो आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है उसको तो हम ले जाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो बचती है कैपिटल रिसीप्ट वो किस में जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। अब ये आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये आपकी संस्था को लगातार नियमित रूप से प्राप्त होती है, तो ये रेवेन्यू नेचर की हो गई। इसको कहाँ लेके जाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर में। और आप खुद सोचिए, ये इनकम है तो इनकम साइड पे जाएगी, है ना। तो इनकम साइड जो होती है इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड होती है, तो क्रेडिट साइड पे आप ले जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपने नेचर के बेस पे डिस्टिंग्विश कर लिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो प्राप्ति आपकी रेवेन्यू नेचर की है वो चली गई इनकम और एक्सपेंडिचर में, और अगर कोई कैपिटल नेचर की होती तो वो कहाँ चली जाती? बैलेंस शीट में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी तो थी टाइम पीरियड से रिलेटेड। आपको रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी प्राप्ति दी होती है वो उसमें 3 टाइम पीरियड से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है प्रीवियस ईयर के लिए हो सकता है जो ईयर चल रहा है करंट ईयर उसके लिए हो सकता है आने वाले साल के लिए भी कोई अमाउंट हो। ठीक है ना, तो उसमें से आपने इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट लेके जाना है? सिर्फ आपने करंट ईयर का अमाउंट लेके जाना है बेटा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्योरली आपका करंट ईयर के लिए बनता है, और उसमें आइटम्स भी जो आती हैं वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आती हैं। तो आपने इस सब्सक्रिप्शन में से वो सब्सक्रिप्शन छांट लेनी है जो कि करंट ईयर की है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है ही रेवेन्यू नेचर की, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में शो की जाएगी। ठीक है, ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन। इसका ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में इसकी सिचुएशन भी एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या करना है इसका। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड है आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस, जिसको जीवन सदस्यता शुल्क कहा जाता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर किसी पर्सन को मेंबर बनना होता है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी नए व्यक्ति को एनपीओ का मेंबर बनना है और पूरी लाइफ के लिए बनना है, तो ऐसे मेंबर्स एक अमाउंट लमसम होता है इकट्ठी राशि दे देते हैं अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार। और ये प्राप्ति जो है नॉन रेकरिंग नेचर की है। नॉन रेकरिंग का क्या मतलब है? बार बार ना प्राप्त होने वाली। रोज रोज तो कोई मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये कैसी प्राप्ति हो गई आपकी? नॉन रेकरिंग नेचर। और जो चीज़ बार बार नहीं होती, नियमित रूप से नहीं होती, वो कैसे नेचर की होती है? कैपिटल नेचर की। तो ये कैसी प्राप्ति हुई आपकी? कैपिटल रिसीप्ट हुई बेटा। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं उनको ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो हर साल फीस को पे करें। ठीक है, तो जब कोई चीज़ कैपिटल नेचर की होती है तो मैंने आपको बताया था वो कहाँ जाएगी आपकी? वो इनकम और एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगी, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में तो रेवेन्यू नेचर की आती है। तो इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, और बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे क्या मिलेगा? कैपिटल फंड मिलेगा। उसके अंदर आप ऐड
कर सकते हैं और इवन अलग से भी इसको लाइबिलिटी साइड में शो कर सकते हैं, क्योंकि एनपीओ के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है, पूरी लाइफ के लिए उस इंसान ने पेमेंट कर दी है, तो इसको लाइबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड है इंडॉनमेंट फंड। ये क्या होता है इंडॉनमेंट फंड? बेटा इंडॉनमेंट फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड होता है जो किसी ने कोई गिफ्ट की वजह से, मतलब कोई किसी ने किसी जगह पे कोई गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से आगे फिर कुछ इनकम होती है। जैसे इसमें एग्जांपल में आप इतना समझिए कि ये एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट है। कैसी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। ये भी रेकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार होने वाली नहीं है। ठीक है। और इसकी वजह से, इस फंड की वजह से, ये एनपीओ को फंड मिला है किसी से, इसकी वजह से जो संस्था है हमारी एनपीओ है उसको एक रेगुलर इनकम होना शुरू हो जाएगी, परमानेंट इनकम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट है, इसको भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्थ एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। दो नाम है इसके। प्रवेश शुल्क इसको हिंदी में बोला जाता है, एंट्रेंस फीस, एंड दूसरा नाम क्या है इसका? एडमिशन फीस। प्रवेश शुल्क इसको कहा जाता है। ये जो होता है नए मेंबर से मिलती है। जब कोई नया मेंबर एंट्री करता है तो वो देता है। ठीक है। अपनी जो चंदा दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं मेंबर्स, इसके अलावा नए मेंबर आए उन्होंने कुछ एंट्री फीस दी है। कुछ लोगों का कहना है कि एंट्रेंस फीस जो है कि बार बार नहीं मिलेगी, इकट्ठी मिल रही है, इसलिए इसको नॉन रेकरिंग नेचर का ना मान के कैपिटल रिसिप्ट मानिए और बैलेंस शीट में ले जाइए। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं कि हर मेंबर जो है एक बार तो देता ही देता है और नया मेंबर आते ही रहते हैं, तो ये हर साल ही मिलती है, तो इसको रेवेन्यू नेचर मानना चाहिए और इनकम और एक्सपेंडिचर में लेकर जाना चाहिए। अब दो व्यू पॉइंट हो गए, तो अब हम देखते हैं कि इस व्यू पॉइंट कंसीडर कौन सा किया जाएगा। इसी अंदर हमने कौन सा व्यू पॉइंट कंसीडर करना है, ये चीज़ डिस्कस करते हैं इसकी हम। देखिए, अब जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है, कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, तो एंट्रेंस फीस को आप रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। क्या मानेंगे आप उसको? रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, आयगत प्राप्ति मानेंगे, और कहाँ लेके जाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे इनकम्स में शो कर देंगे। और अगर आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिख के दे दी गई कि इसको कैपिटल रिसिप्ट मानो, तो आपका काम आसान है, आप इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो साफ साफ बताया हुआ है। ठीक है ना। अगर कोई नहीं बताया हुआ तो आपने इनकम और एक्सपेंडिचर में ले जाना है इसको रेवेन्यू प्राप्ति मानते हुए। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन गिवन है कि इसको कैपिटल रिसिप्ट मानिए, फिर आप इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए लायबिलिटी की तरह। इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट भी है, आप समझ सकते हैं इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लिया मैंने इसको समझाने के लिए। उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखो क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब। पहला केस है आपका, इसमें क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 16 और 17 के अंदर आपको केसेस बना के दे दिए कि एंट्रेंस फीस मिली 120 और कुछ भी नहीं बताया। अब खुद देखिए, इस केस में एंट्रेंस फीस बताई है कि 1,20,000 आई है, ये नहीं बताया कि ये रेवेन्यू मानना है कि कैपिटल मानना है। और आपको मैंने ये बोला था ऊपर, इंस्ट्रक्शन अगर गिवन ना हो तो आप इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो कहाँ शो करेंगे इसको? इनकम और एक्सपेंडिचर में। देखिए केस नंबर 1 का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे, इनकम आपके क्रेडिट साइड पे, और एंट्रेंस फीस को आपने रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इनकम्स में शो कर देना है, क्योंकि हमें और कोई जानकारी नहीं दी हुई थी। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में देखिए क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस मिली 120 की और क्लब का मानना है कि इसको रेवेन्यू मानिए। अब साफ साफ लिख दिया तो भी सेम ट्रीटमेंट होगी जैसे हमने फर्स्ट केस पे करी है। अब साफ लिख दिया गया है तो 120, या नहीं लिखा था तब भी रेवेन्यू माननी है, बता दिया रेवेन्यू है तो भी रेवेन्यू माननी है। तो चेंज कहाँ पे आएगा? थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में एंट्रेंस फीस 120, अब यहाँ लिख दिया गया इसको कैपिटल मानना है। कैपिटल मानना है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ठीक है। देखिए थर्ड केस में बैलेंस शीट बनाई गई है। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा? इसको लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा, या तो इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दो या अलग से भी दिखाया जा सकता है। देखिए इन्होंने यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाया है इस चीज़ को। ठीक है ना। अब एक केस बचा भी था, उस पर देखते हैं क्या करना है। फोर्थ केस में है कि एंट्रेंस फीस जो है वो रिसीव हुई है 120 की। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ द क्लब, क्लब का मानना ये है कि 30% फीस जो है वो आपको कैपिटलाइज करनी है।
मतलब अब 2 भागों में बांट दिया। 30% को कैपिटलाइज करना है, यानी 30% बैलेंस शीट में जाएगी। 30% बनेगा इसका कितना, 3,60,000, ठीक है। और बाकी किस में आएगी, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। देखिए फोर्थ केस में क्या किया गया है, जो 70% है वो तो आपने दिखा दी इनकम्स में, ठीक है, रेवेन्यू नेचर की मानते हुए, और बाकी जो 30% है वो आपकी कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। देखिए कैपिटल फंड में ऐड कर दी इन्होंने। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखना है कि एंट्रेंस फीस को कैसे डील करना है। कुछ भी ना बता रखा हो तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम्स में शो करेंगे, और अगर साफ साफ लिख रखा है कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपकी टर्म थी एंट्रेंस फीस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी डोनेशन। बेटा एनपीओ की इनकम का सोर्स डोनेशन भी है। समय समय पर कई लोग दान भी देते रहते हैं एनपीओ को। डोनेशन को 2 भागों में बांट देते हैं हम, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक होती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलती है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए मिली है या पूल बनाने के लिए मिली है, तो स्पेसिफिक हो गई, कैपिटल नेचर की हो गई। इसको कहाँ दिखाएंगे हम, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। जबकि जनरल डोनेशन जो आम डोनेशन है वो डोनर जो है उसमें पर्पस नहीं बताता भी किस लिए दी है उसने, तो इसको किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इसको आप इनकम मानेंगे, नॉर्मल इनकम, और इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे इनकम साइड, ठीक है। उसके बाद है एक आइटम आपकी लीजेसी। लीजेसी क्या होती है, वसीयत इसको हिंदी में बोला जाता है। ये भी एक अमाउंट है जो कि एनपीओ को मिलता है। किसी व्यक्ति ने अपनी कोई वसीयत कर रखी है, वसीयत के तहत मतलब उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी वो दान करके जा रहा है वो संस्था को मिल जाती है। तो इसको ये भी आप आपको जब मिलती है, एक प्राप्ति है, ये रिसिप्ट और पेमेंट में लिखी होती है डेबिट साइड पे प्राप्तियों में। तो ये पैसा बार बार नहीं मिलेगा, रोज़ रोज़ कोई वसीयत नहीं करके जाएगा, इसे कैपिटल नेचर की ट्रीट करेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। अब आने वाली है नेक्स्ट टर्म आपकी थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। ये अमाउंट भी ये ऐसा पैसा होता है जो कि पुरानी संपत्ति को बेचने से संस्था के पास आता है, तो ये भी प्राप्तियों में मिलेगा आपको रिसिप्ट और पेमेंट में। तो कैपिटल रिसिप्ट है, जब भी आप एसेट बेचेंगे तो जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर बेचने पे कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए एक फर्नीचर था बुक्स में 5,000 रुपये का, ठीक है, 5,000 का लिखा हुआ था, बुक वैल्यू थी, उसमें से 1,000 का फर्नीचर 400 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। अब 1,000 की चीज़ 400 में बेची तो लॉस कितना हो गया, 600 का। तो जो इसके ऊपर लॉस हुआ वो जाएगा आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में। अगर प्रॉफिट होता तो भी जाता, लॉस हुआ है तो भी जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। 600 रुपीज़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो 600 रुपीज़ को आप इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, लॉस हो चुका है, लॉस डेबिट साइड पे आएंगे। और बैलेंस शीट में जो आपकी एसेट थी 5,000 रुपये की, 5,000 की थी ना, 5,000 में से 1,000 की सेल माइनस करके 4,000 की आप एसेट शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। एक और भी है, पुराने रद्दी वगैरह बेचना या पुराना सामान पड़ा है उसको बेचना। ये आपने जब इसको सेल किया होगा तो इससे भी पैसा आया होगा, तो ये भी कहाँ होगा, मिलेगा आपको रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट साइड पे। अब ये छोटी मोटी इनकम है, न्यूज़पेपर बेचना, पुराना सामान बेचना, आम होता ही रहता है ऐसा, तो इसको आप रेगुलर फीचर है इसके अंदर, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे शिफ्ट किया जाएगा। लास्ट है आपका पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। जो इंसान मतलब ये जो भी एम्प्लॉइज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए हैं या जाने वाले हैं, उनको जो अमाउंट पे किया जाता है, अब जो एम्प्लॉइज़ नहीं रहे हैं उन लोगों को, उनको कहते हैं हम पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस मान के इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे इसको शो किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये आइटम्स हैं आपकी जो आगे आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, इनको बहुत ध्यान से समझिए।